नमस्कार, मेरा नाम भास्कर स्वामी है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स संज्ञान में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम क्या है, ये हम जानेंगे। पास्कल का नियम और दूसरा, इस तरीके से भी इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो हैवी जितने कार्स या हैवी जो लोड्स हैं उसको कैसे उठा लेता है। और जो हमारे क्रेन्स है जिसको जेसीबी बोला जाता है, जेसीबी ये उठा लेता है हैवी बहुत सारे बड़ा गड्ढा खोद देता है, बड़ी बड़ी हैवी चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है, ये कैसे कर लेता है। और दूसरा हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, वो कैसा वर्क करता है, किस सिद्धांत पर करता है, ये पास्कल लॉ के सिद्धांत पर ही करता है, पास्कल लॉ के नियम पर ही करता है। और पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने ये नियम ढूंढा था। प्रकृति फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स सभी प्रकृति में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो उसके पीछे एक नियम होता है, कुछ ना कुछ नियम होता है। उस नियम को जिस साइंटिस्ट ने खोज लिया वो अपने नाम पर उस नियम को रख देता है। तो इसे भी पास्कल ने ही ढूंढा था, तो इसलिए इसका नाम पास्कल्स लॉ रख दिया गया है। अब पास्कल लॉ में क्या है, दो स्टेटमेंट है। एक तो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी समझाया है, ठीक है। दोनों ही परिभाषा रख दी है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमको डेफिनेशन समझना है या डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आपको बहुत सारे गूगल में सर्च मारेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। मेन है समझना। अलग अलग तरीके से भी डेफिनेशन लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है इसे, ठीक है। तो इंग्लिश में ये है कि व्हेन देयर एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड फ्लूइड, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। देयर इज़ एन इक्वल इंक्रीज एट एवरी अदर पॉइंट इन द कंटेनर, ठीक है। उसी तरह जब हिंदी में क्या है कि जब परिरुद्ध तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव में वृद्धि होती है, ठीक है, दबाव में वृद्धि होती है तो कंटेनर में हर अन्य बिंदु पर सामान्य वृद्धि होती है। सामान्य यानी इंक्रीज और यानी समान, ठीक है। परिरुद्ध इंग्लिश में कन्फाइंड होता है, हिंदी में परिरुद्ध। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है कि सीमित जगह, यानी सीमित रख देना। यानी मान के चलो कंटेनर में एक लिमिट में पानी रखा गया है, कंटेनर जहाँ पानी है, जहाँ पर फ्लूइड रखा गया है वो एक सीमित जगह पे रखा गया है। इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैंने तो इसको पढ़ा है तो हर किसी को तो एकदम ठीक है, रटने वाले रट लेंगे, बस समझना मेन होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। द्रव के किसी भी बिंदु पर दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। अब इसका मतलब क्या है, पहला तो हम देखेंगे, दूसरे को समझा देते हैं कि ये छोटा है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए किसी कंटेनर में लिक्विड भरा है। लिक्विड मतलब कोई भी पानी हो, ऑयल हो, कुछ भी भरा हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मान एनी पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड, एनी पॉइंट मतलब कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो या इस पॉइंट को ले लो। तो इसमें बोला है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इस पॉइंट पर प्रेशर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से अगर लग रहा होगा, ये तो हमको 2D दिख रहा है, 3D में चारों तरफ से कहीं से भी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होगा, ये P होगा तो ये भी P होगा, ये P होगा तो ये भी P होगा। मतलब कि जितना प्रेशर लग रहा है वो सेम लगेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस पॉइंट पर भी अगर सभी डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा है तो वो भी सेम लगेगा, और इस पॉइंट पर भी सभी डायरेक्शन से सेम प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, कुछ लोग जिस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बोल देते हैं, ये समझ लेते हैं कि किसी पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम लग रहा है। तो दूसरा एक और चीज़ समझ जाते हैं, ये तो समझ ही रहे हैं, दूसरा चीज़ ये समझ जाते हैं कि हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। ये एक बहुत बड़ा होता है, ये गलती होता है स्टार्टिंग में। जब हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर चलते दूसरा चीज़ समझ जाते हैं, जो कि ये है नहीं।
अगर यहाँ P लग रहा है तो यहाँ P1 प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ P2 प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ P2, ये P2, ये P2, ये P2 है, ठीक है। ये भी P1, ये P है, और इस इधर क्या लग रहा होगा, यहाँ भी हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, पर वो प्रेशर इस जगह सेम है। ये P3 है, ये P3 है, ये P3 है, ये P3 है, ठीक है। पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग प्रेशर लगता है। ये P है तो ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये P3 होगा, ठीक है। पर एक पॉइंट पर प्रेशर हर चारों तरफ से जो भी डायरेक्शन में लगेगा वो प्रेशर सेम होगा, पर अलग अलग बिंदु पर प्रेशर अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेप्थ के साथ, गहराई के साथ क्या होता है, प्रेशर में बढ़ोतरी होती है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस का अगर फॉर्मूला है तो वो क्या होता है, रो जी एच। ये एच क्या होता है, ये डेप्थ का जितना गहराई है उसकी, कितना गहराई है उसका मापन है, ठीक है। और ये क्या होता है, रो क्या होता है, और जी क्या होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और दूसरा ये होता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या तो डेंसिटी जो लिक्विड या जो भी पानी या ऑयल है उसका डेंसिटी है। तो प्रेशर डिफरेंस होता है डेप्थ के साथ। किसके साथ होता है? डेप्थ के साथ। क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो वेरी क्या कर रहा है, किस में चेंज आ रहा है, एच में चेंज आ रहा है। ये एच कुछ और होगा, ये H1 हो सकता है, ये H2 हो सकता है, ये गहराई H3 हो सकता है। इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस होता है सिर्फ डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। पर एक पॉइंट पर प्रेशर हर जगह से सेम लगता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट का मैंने समझाया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हर जगह पॉइंट पर प्रेशर सेम होता करके लोग समझ जाते हैं, बस यही है। अब आते हैं हम लोग पहले स्टेटमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दूसरे स्टेटमेंट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए, या तो पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो डेफिनेशन ही मिटा दो, अपने को तो डेफिनेशन रटवाना तो नहीं था, ये मिटाते हैं। ठीक है। अब हमने सुना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हैवी मटेरियल्स या हैवी कार या हैवी जो भी चीज़ें हैं, हैवी मटेरियल को ऊपर उठा लिया जाता है कम फोर्स से, उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, वो अपना नाम से उड़ जाता है। पर उठता कैसे? पास्कल लॉ के सिद्धांत से ही होता है वो काम। जैसे मान के चलो ये हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं, कन्फाइंड लिक्विड बनाना है, थोड़ा बड़ा, और यहाँ से ये मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, 3D नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ आए। अब मान के चलो यहाँ कोई लिक्विड भरा है, पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में तो ऑयल ही होता है। यहाँ पर पिस्टन अरेंजमेंट है, मान के चलो पिस्टन अरेंजमेंट मतलब सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मतलब, अगर जिनको नहीं पता है तो उसको एक इससे भी मैं समझाता हूँ। जैसे इंजेक्शन तो सभी ने खाया है, बचपन में खाया है, अभी भी खा ही रहे हैं। अगर जिसका तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो देखिएगा इंजेक्शन लगाते हैं तो जो वो लगाती है कोई नर्स या जो भी डॉक्टर लगाता है, तो आप इंजेक्शन लगाता है तो यहाँ से प्रेस करता है, यहाँ होल्ड करता है, यहाँ से प्रेस करता है, ठीक है। जो प्रेस करता है, जो ये जो पार्ट होता है वो मान के चलो सिलेंडर कहलाता है, और जिसको वो प्रेस करता है वो है पिस्टन, ठीक है। तो वही पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट उसी को कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने पिस्टन यहाँ पर अरेंजमेंट लगा दिया है, ठीक है। अब दूसरा मान के चलो यहाँ पर एक चीज़ मूवेबल पार्ट है,
जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। ये सब पार्ट फिक्स है, ये आगे पीछे नहीं जा सकता, ना तो ऊपर नीचे हो सकता है। ये दो पार्ट जो है मूवेबल है, यानी हिल सकता है। ठीक, अब क्या होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि इस पोर्शन पर कोई कार रख दिया जाता है, या तो हैवी लोड्स लग देते हैं, या बहुत भारी भारी सामान को यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, अब रखने के बाद क्या होता है कि इसको आराम से उठा लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, कम फोर्स से ये उठ जाता है। पर ये होता कैसे है? पास्कल लॉ से होता है। पास्कल लॉ में क्या बोला था कि किसी भी एक जगह पर अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, किसी यहाँ पर मान के चलो हमने एक फोर्स लगाया F1, ठीक है, F1 फोर्स लगाया, तो इस पर क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो, प्रेशर तो पहले से, चलिए अभी हम नहीं लगाते ये फोर्स। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है मतलब ये नहीं होता कि प्रेशर इसमें अलग से डेवलप होता है, पहले से रहता है प्रेशर। यहाँ भी कुछ प्रेशर है, ठीक है, इस पार्ट में प्रेशर लग रहा है, दीवार के इस पार्ट में प्रेशर लग रहा है, इधर भी 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 इधर भी प्रेशर है, इधर भी प्रेशर लग रहा है। हर कंटेनर के जिस कंटेनर में वो लिक्विड होता है उसके हर कॉर्नर में भी प्रेशर लगता है। प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, और यहाँ भी लग रहा है प्रेशर। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ भी लग रहा है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लग रहा है इस साइड में, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर तो है। अब उस डेफिनेशन का में क्या था कि कहीं जिस जगह पर इंक्रीज़ होता है, मान के चलो यहाँ पर P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 प्रेशर है, और इस एरिया में प्रेशर तो सेम होगा। ये अगर P5 है तो ये भी P5 होगा हर जगह। यहाँ भी प्रेशर सेम है। क्यों ऐसा है कि यहाँ सेम है? क्योंकि डेप्थ सेम है, डेप्थ सेम है, ठीक है, तो गहराई सेम है, सेम लाइन पे प्रेशर सेम होता है। ठीक है, अगर P5 है तो ये भी P5 है, तो ये भी P5 है। यहाँ अब डेप्थ क्या है, कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ अलग प्रेशर होगा। ठीक है, ये कुछ और होगा, ये दूसरा कुछ प्रेशर होगा। ये प्रेशर तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है। अब क्या होता है जब हम लोग फोर्स यहाँ पर लगाते हैं, मान के चले F1 फोर्स लगाया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। कितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा? मान के चले P प्रेशर लग रहा है, जितना ये P प्रेशर लगता है, तो अब क्या होता है, इंक्रीज़ इन प्रेशर लिखा था मैंने, लाइन किया था इंक्रीज़ ऑफ, अंडरलाइन किया था इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर को। इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ P1 प्रेशर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P प्लस P प्रेशर आ जाएगा। यहाँ P2 प्रेशर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, P प्रेशर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, P5 प्रेशर था, तो यहाँ P प्रेशर आ जाएगा, यहाँ P प्रेशर था, तो यहाँ P प्रेशर आ जाएगा, यहाँ P प्रेशर आ जाएगा, यानी ऐसी ही सब जगह P प्रेशर ऐड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी P प्रेशर रहेगा, यहाँ भी P प्रेशर आएगा, यानी कि सेम इंक्रीज ऑफ प्रेशर होता है। यानी यहाँ P1 P प्रेशर, यहाँ P प्रेशर, तो हर जगह P प्रेशर ऐड होता जाएगा। ठीक है, प्रेशर तो पहले से, उतना ही सेम अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, उतने ही सेम अमाउंट में दबाव, ठीक है, बढ़ेगा। ठीक, अब ये तो समझ गए हम लोग कि प्रेशर सेम हर जगह सेम बढ़ जाता है, पर इससे हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये लिफ्ट उठता है? ठीक है, ये यानी ये आराम से कैसे उड़ जाता है, यहाँ कम फोर्स लगा के हमको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स कैसे मिल जाता है? मान के चलिए यहाँ पर कार है, यहाँ पर कोई कार है, इतनी हैवी कार, तो वो कैसे उठा ले रहा है? और ये कैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर P है तो यहाँ भी P होगा, प्रेशर सेम कैसे हो जाएगा, हम कैसे मान लें? ठीक है, तो इस पर इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? अब क्या होता है, मान के चलो इस जो पिस्टन का है, अगर ऊपर से हम देखें तो ये पिस्टन हमको कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, पिस्टन कैसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा। कैसे देखेंगे? अगर हम लोग यहाँ से ऊपर से हम लोग देखें तो ये आँख है, ठीक है, आँख बड़ा गंदा दिखा है,
ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा, ठीक। और इसका एरिया क्या होगा, मान के चलिए ये ऐसा दिख रहा होगा, इसका, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ये A1 एरिया है, तो ये क्या होगा, A2 एरिया होगा, ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पिस्टन को प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं, तो अब क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लगभग इनकम्प्रेसिबल, पूरा नहीं बोल सकते, लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक। तो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये अगर दबेगा तो यहाँ से तो लिक्विड, अब लिक्विड कैसा नेचर होता है, उसको जहाँ छोटा सा जगह मिलेगा वहाँ से वो निकल जाएगा, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकता है। फ्लूइड होता है, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो वो फ्लो आराम से फ्लो कर सकता है। पर अगर फ्लो नहीं कर सकता, अगर बाहर भाग नहीं सकता, तो पर ऐसे यहाँ से तो प्रेशर नहीं निकल सकता, लिक्विड यहाँ से भी नहीं निकल सकता, यहाँ से भी नहीं निकल सकता, यहाँ से भी नहीं निकल सकता। पर एक पोर्शन तो है अपने पास जो मूवेबल है, जो ऊपर नीचे कर जा सकता है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर नीचे जा सकता है। तो जितना अपन इसको प्रेस करेंगे, जितना हम इसको प्रेस करेंगे, मान के चलो कितना प्रेस कर दिया हमने, D1 डिस्टेंस तक इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, D1 डिस्टेंस तक इसको प्रेस कर दिया, तो ये पिस्टन कहाँ तक आ गया, मान के चलो यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक। और इसका एरिया क्या था, A1, जैसे कि हमने इसको दिखाया, ऊपर से टॉप व्यू में दिखाया है, तो हम तो इसको सामने से देख रहे हैं, तो हमको एक तो क्या दिख रहा है, रॉड जैसा दिख रहा है। पर अगर हम ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उसका एरिया कुछ होगा A1, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, और ये जितना नीचे गया है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ऊपर नहीं जाएगा। जितना वॉल्यूम में, जितने आयतन का लिक्विड, जितने आयतन का पानी यहाँ से हटा है, उतने आयतन का पानी कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ, मान के जो पिस्टन, ये जो एरिया है, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये D2 ऊपर आ गया, ठीक है, D2 ऊपर आ गया, और इसका एरिया क्या है, A2, ठीक है, D2 ऊपर आ गया, और ये D1 नीचे आ गया। तो जितना आयतन, जितना वॉल्यूम का पानी कम हुआ है, उतने वॉल्यूम का पानी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। जितना ये कम हुआ उतना ही ऊपर आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको दबा नहीं सकते, वॉल्यूम को ऐसा अपने एकदम आसपास नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो उसको दबा नहीं सकते, तो वो ऐसा जगह में फ्लो होगा, या तो जो चीज़ हट सकता है उसको हटा के उस जगह में आ जाएगा। इसी कारण जितना वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ है, उतना ही जितना पानी, मान के बोलचाल की भाषा में, जितना पानी यहाँ पर कम हुआ है, उतना ही पानी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होगा, हमारा समान होगा, आयतन क्या होगा, समान होगा। अब आयतन कैसे होगा, आयतन कैसे, जो एरिया है, एरिया, ठीक है, एरिया क्या है अपना, A1 एरिया है, ठीक है, और कितना डिस्प्लेस हुआ पानी, D1, ठीक है, A1 और D1, ठीक। और दूसरा क्या है, इस साइड का कितना आया एरिया, A2 है, और दूसरा हमारे डिस्प्लेस कितना हुआ है, D2, ठीक है, D2 डिस्प्लेस हुआ, D1 डिस्प्लेस हुआ, नीचे आया D1, और D2 ऊपर गया, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा सेम होता है, इसी कारण हमको ये वाला एक इक्वेशन मिल जाता है, ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है, इतना समझ आया। और दूसरा है, अब क्या होगा, अब क्या कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जितना कार्य हम इस पिस्टन पर करते हैं, जितना वर्क हम इस पिस्टन को यहाँ तक लाने में करते हैं, उतना ही कार्य इस पिस्टन को, इस वाले पिस्टन को ऊपर लाने के लिए कौन काम करेगा, लिक्विड काम करेगा। पानी, लिक्विड जो ऑयल है, जो भी है, वो ऊपर लाने के लिए उतना ही काम करेगा। यही क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि जितना काम हम पिस्टन पर करते हैं,
उतना ही काम हमको क्या होता है, लिक्विड इस वाले पिस्टन को ऊपर ले आने के लिए करता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। ठीक है, अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य वर्क का, जैसे वर्क का क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, वर्क का क्या होता है, फोर्स, जितना हमने बल लगाया है और जितना वो विस्थापित हुआ, जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। अगर इस पोर्शन के लिए, इस पिस्टन के लिए मैं अगर निकालूं तो हमने पिस्टन पर कितना वर्क किया है, कितना फोर्स लगाया था, F1 फोर्स लगाया था, और कितना डिस्प्लेस हुआ था, D1 डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ था, F2 फोर्स अपने को इसको ऊपर उठाने के लिए F2 फोर्स मिला है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, F2 फोर्स से ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये F2 फोर्स से ऊपर आएगा लिफ्ट। ठीक है, F2 फोर्स से ऊपर आएगा, और कितना डिस्प्लेस हुआ है ये वाला लिफ्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, D2 डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये हुआ। और ये वाला हमको कहाँ से मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमको ये पता चला। ठीक है, अब हमारे पास कितना समीकरण है, कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, यहाँ पर लिख सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं या भाग दे दूं, तो क्या आएगा, सॉरी ऐसा करना चाहिए, क्या आएगा, F1 इंटू D1, ठीक है, बराबर F2 इंटू D2, किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा, A1 इंटू D1, यहाँ क्या आएगा, A2 इंटू D2। ठीक है, अब इसमें क्या कट सकता है, जो कट रहा है वो काट देंगे, कट सकता है हमारा D1 कट रहा है, D1 कट रहा है, D2 कट रहा है, D2 कट रहा है। ठीक है, तो अपने को लास्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, ये अपने को एक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन से क्या मतलब होता है, फोर्स बाई एरिया क्या कहलाता है, फोर्स बाई एरिया कहलाता है, क्या कहलाता है, फोर्स बाई एरिया होता है प्रेशर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, P1 से, जो कि क्या है, F1 बाई A2 है, सब P2 प्रेशर है, जो कि क्या है, F2 बाई A2 है। और इसका मतलब क्या, कि ये दोनों अगर बराबर है तो P1 और P2 भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इससे हमको क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पर हम जितना फोर्स लगाते हैं, जितना प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पर भी वही प्रेशर अपने को मिलता है। हमको क्या मिलता है, वही प्रेशर हमको यहाँ पर मिलता है। इससे ये प्रूफ होता है। ठीक है, जितना प्रेशर इंक्रीज़ यहाँ होगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज़ यहाँ होगा। प्रेशर पहले से यहाँ है, यहाँ भी प्रेशर पहले से है, पर इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर को, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा है वो भी यहाँ पर उतना ही प्रेशर से ऊपर आएगा। प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है, पर यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है। यहाँ भी P प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी P प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी P प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, पर काम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर काम अपने को लिक्विड करके दे रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या प्रूफ होता है, इस दोनों इक्वेशन को मिला के एक इक्वेशन अपने को मिलता है, जो कि हमको ये प्रूफ कराता है कि प्रेशर क्या होता है, सेम होता है दोनों जगह पर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि प्रेशर तो सेम होता है, पर अब क्या होगा, मेन तो हमको तो ये जानना है ना, इतना भारी चीज़ कैसे उठा दिया, इतना कम है, इतना कम लगा रहा है, इतना भारी कैसे उठा दे रहा है, ये अपने को जानना है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब कैसे जानेंगे हम लोग, अब क्या होता है,
P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P, यानी सेम है दोनों, ठीक है। अगर P1 का वैल्यू क्या है, F1 बाई A2, सॉरी A1 इजिकल टू F2 और A2, ठीक है। चलो इसको समझाने के लिए कुछ भी वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं। मान के चलो F1 का वैल्यू क्या ले लें अपन, ठीक है, 10 न्यूटन ले लेते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका वैल्यू अपन क्या ले लें, चलो 2 मीटर सॉरी 2 मीटर स्क्वायर का ले लेते हैं। ये रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं, ऐसा कोई सेम कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रखने का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। और अपने को क्या निकालना, चलो यहाँ हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अपने को क्या जानना है, हमको क्या क्या पता, इसका एरिया पता है, क्योंकि हमको पता है डिज़ाइन तो जिसने किया उसको तो एरिया पता होगा, तो इसका एरिया हमको पता है। इसका एरिया क्या है, मान के चलो ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसको हम 10 मीटर स्क्वायर का एरिया दे देते हैं, ठीक है। हमको क्या जानना है, ये जानना है, F2 का वैल्यू अपने को जानना है, ठीक है। F2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, अब इसमें हम लोग अगर वैल्यू पुट करें, ठीक है, वैल्यू पुट करें तो F1 का वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है, नीचे क्या है 2 मीटर स्क्वायर, और F2 का वैल्यू अपने को जानना है, तो इस A2 का वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने को वैल्यू क्या निकालना है, F2 का, ठीक है। F2 का वैल्यू निकालना है, 10 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये है, अपने क्या हो गया, F2 का वैल्यू जानना है। तो F2 क्या कटेगा, 2 कटेगा, ये कितने में आएगा, 5 में आएगा, तो कितना आ गया 50, 5 इंटू 10 कितना होता है 50, कितने का आ गया 50 न्यूटन का फोर्स अपने को मिल गया। ये फोर्स भले, अब देखो ये कितना फोर्स था, F1 कितना था, F1 कितना था 10 था, 10 न्यूटन का। F2 कितना मिल गया अपने को, F2 निकल गया 50 न्यूटन का। यानी इससे ये प्रूफ होता है, मैंने वैल्यू बहुत कम लिया है इसीलिए बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है, पर एक कार को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, फोर्स ज़्यादा ही आता है। अगर एग्जैक्ट कुछ वैल्यू अच्छा न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम लोग रखें तो वैल्यू बहुत अच्छा आता है। F2 लगो, यहाँ अपने को ये सिद्ध हो रहा है कि F1 क्या है, F2 से कम है, F2 F1 से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए हम कम फोर्स में भी ज़्यादा हैवी चीज़ को उठा लेते हैं। इस तरीके से ये प्रूफ होता है, इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि पास्कल लॉज के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हाइड्रोलिक जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स में जेसीबी ये सब, उसमें पाइप देखें, पाइप लगा होता है, मोटर लगा होता है, उसके थ्रू वो, ठीक है। इस तरीके से मैंने पास्कल लॉ को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, अगर मेरा और भी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मुझे सजेशन दे सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, और कुछ कमेंट प्यारा प्यारा डाल दीजिएगा, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।